नमस्कार साथियों, मैं रामदास शेषमा स्वागत करता हूं आपका हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में अपने कलम अपने हाथ चैनल पर। दोस्तों, आपको जिसका इंतज़ार था हिंदी व्याकरण का वो टॉपिक आज आ गया है। उस टॉपिक का नाम है समास। हम शुरू करेंगे समास। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। उससे पहले हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, कारक ये आपने नहीं देखे तो पास में जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। दोस्तों, आपको हिंदी व्याकरण की जो भी PDF है, जो भी अच्छे जो रीड से संबंधित PDF है, पटवारी से संबंधित PDF है, इसके लिए हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। वहाँ उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं समास। हम देखते हैं समास का सबसे पहले समास बना कैसे है। समास की भूमिका समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नए शब्द बनाने के लिए हिंदी में नए जब शब्द बनाते हैं हम तो उसके लिए 4 प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। दोस्तों, इस 4 प्रकार से संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन 4 प्रकार से हिंदी में नए शब्द बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास बना है 2 शब्दों से मिलकर, सम प्लस आस। किन किन से मिला है? सम प्लस आस। सम का मतलब होता है निकट या पास, समीप, जो भी है ना, निकट। और आस का मतलब होता है बैठना। क्या मतलब होता है? बैठना। इसका हम अर्थ देखें कि 2 शब्द जब पास में आकर पास आकर बैठ जाते हैं उसे कहते हैं समास। इसका मतलब क्या है? जैसे परिभाषा की बात करें दोस्तों, एक शब्द है जैसे रसोई घर। हम सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से परिभाषा की ओर चलेंगे, उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। सबसे पहले एक शब्द लेते हैं रसोई घर। यहाँ पे देखिए, या तो रसोई घर कह दो या हम ऐसे भी कह सकते हैं रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये बात कर दो, चाहे रसोई घर कह दो या रसोई के लिए घर कह दो, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इतने बड़े शब्द को हमने छोटे से शब्दों में लिख दिया। यहाँ पर समास किसी शब्द का नाम नहीं है, किसी की परिभाषा नहीं, लेकिन समास एक प्रक्रिया है, समास एक प्रोसेस है। उसी का नाम क्या है? समास। जैसे यहाँ पे हम 2 शब्द हैं, ठीक है, रसोई और घर। इसके बीच में क्या है? ये जो विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं इनको हटाकर इन दोनों शब्दों को पास में लिखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे ही कहते हैं समास। कि जब 2 शब्द होते हैं उनके जो बीच में विभक्ति चिन्ह है उनको हटाकर पास में लिख देना ही क्या है? समास कहलाता है। 2 शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों, इसका परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है, इसका विलोम शब्द पूछे। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। दोस्तों, विग्रह नहीं होता है। समास का विग्रह, ये जो विलोम शब्द है विग्रह, ये होता है संधि का विलोम शब्द। विग्रह किसका विलोम शब्द है? संधि का। याद रखना है, पूछा गया एक बार। विग्रह तो संधि का विलोम शब्द, उस समास का विलोम शब्द पूछे तो क्या होता है? व्यास होता है। दोस्तों, संधि का विलोम शब्द आप अगर ये सोचते हैं विच्छेद, ठीक है, तो दोस्तों अगर परीक्षा में ऐसे आ जाए संधि का विलोम शब्द क्या है, अगर विग्रह पहले हो तो विग्रह ही करना है, और दोनों दिया हो और उपरोक्त दोनों आगे ऑप्शन में आ जाए तो उपरोक्त दोनों ही कर देना है। एक बात और देखते हैं कि हमने 2 शब्दों को इनके बीच में विभक्ति चिन्ह हटाकर पास लिख दिया, वहां तो हो गया समास। अब एक बात देखते हैं, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं विभक्ति चिन्ह को जोड़कर वापस अलग अलग लिख देना, वही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। एक बात, जैसे हमने आगे परीक्षा में रसोई घर का समास विग्रह कीजिए, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह रसोई के लिए घर। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखनी है समास विग्रह करते समय। क्या करनी है? जो शब्द जैसे यहाँ दिया हुआ है रसोई, यहाँ दिया हुआ है घर, जो समास में
समास जो समासिक पद में शब्द दिए होते हैं रसोई और घर, वही शब्द वही पद विग्रह में लिखने हैं, इसके पर्यायवाची नहीं लिखने हैं। जैसे घर का हमने लिख दिया सदन, आले, ये नहीं चलेंगे। हमने अगर विग्रह में ये लिख दिया कि रसोई के लिए आले, रसोई के लिए सदन, ये नहीं चलेगा। जो शब्द समासिक पद में दिया होता है वही लिखना होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं समास के भेद। किसकी बात करते हैं? समास के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमें कौन कौन से भेद पढ़ने हैं। तो दोस्तों आपने समास के भेद कहीं पे देखे होंगे 4 बताते हैं, कहीं पे देखे होंगे 6 बताते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये बात बता दूं। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की एक समासिक पद होता है, इसमें 2 पद होते हैं। पहला होता है, इसे हम कह सकते हैं प्रथम पद, क्या कह सकते हैं? प्रथम पद। और दूसरा है उसे कहते हैं द्वितीय पद। इसे पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसे उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो जहां पर अब बात करते हैं शब्दों के भेद 4 किस प्रकार होते हैं। शब्दों में पदों की प्रधानता, पदों में पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। 2 पद हो गए, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और किसी में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद कोई आता है वह प्रधान हो जाता है। जैसे पूर्व पद प्रधान या पहला पद प्रधान हो गया। दूसरा भेद हो गया उत्तर पद प्रधान। तीसरा दोनों होते हैं उसे कह सकते हैं हम उभय पद, उसे क्या कह सकते हैं? उभय पद प्रधान। और चौथा जो है वह होता है उभय पद अप्रधान। जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, उसे क्या कह सकते हैं? अव्ययीभाव समास। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है उसे कह सकते हैं तत्पुरुष समास। जहां पर उभय पद मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं वो उसे कह सकते हैं द्वंद्व समास। क्या कह सकते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जहां पर दोनों पद ही अप्रधान होता है, तीसरा पद कोई प्रधान हो जाता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। दोस्तों 2 समास बच गए। कौन कौन से बचे हैं? एक तो बच गया द्विगु और एक बच गया क्रमधारय। तो द्विगु और क्रमधारय इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इनका अध्ययन तत्पुरुष समास के अंदर किया जा सकता है। और क्या क्या बच गए? एक तो क्रमधारय और एक द्विगु, इनमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे, इसलिए हमें अलग अलग इनके 6 भेद पढ़ेंगे। पहला अव्ययीभाव, दूसरा क्रमधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुव्रीहि। इस प्रकार हम 6 भेद पढ़ेंगे समास के। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लेते हैं अव्ययीभाव समास। क्या लेते हैं? अव्ययीभाव समास। दोस्तों अब हम देखते हैं समास का पहला भेद अव्ययीभाव समास। यहाँ पे देखिए पहला पद ही क्या है? अव्यय। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो हमने बात कर ली थी, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसकी विशेषता है पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका लिंग वचन काल आदि के आधार पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यय। हमने आराम से बात कर ली है पीछे के वीडियोज में। ठीक है, तीसरी इसकी जो विशेषता है उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं
इसमें ही आते हैं। उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो भी क्या है, अव्ययीभाव समास में होते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले जितने भी शब्द होते हैं वो भी किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, शब्द है यथाशक्ति। क्या शब्द है, यथाशक्ति। यहाँ पे देखो जो यथा आया है वो क्या है, अव्यय है। पहला पद क्या है, अव्यय है, उसमें पहला पद ही प्रदान हो गया। इसका हम विग्रह करें तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में। जैसे एकाएक। क्या शब्द है, एकाएक। इसका विग्रह करें तो क्या होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एकाएक। इसे कहते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द। तो दोस्तों समास के प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं परीक्षा में, वो अब हम देखते हैं। समास विग्रह, ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, समास विग्रह या समासिक शब्द बनाना, उसकी हम बात करते हैं। अव्ययीभाव समास की विस्तार से किस प्रकार से समास विग्रह बनाना है। दोस्तों अब कुछ ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लेना सभी उदाहरण किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार आपको उनको हल करना है, आराम से देखना है, समझ समझ के देखना है। दोस्तों इस प्रकार के उदाहरण अनेक किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन मैं कम उदाहरण बताऊंगा, ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ये उदाहरण आपने सही से समझ लिए तो इस प्रकार के कोई से भी उदाहरण आ जाए, आप परीक्षा में आराम से सही कर पाएंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं अव्ययीभाव समास में किस प्रकार से हमें विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। यदि आ जाए आ उपसर्ग लगा हुआ कोई भी शब्द आ जाए, परीक्षा में आ उपसर्ग लगा हुआ कोई भी शब्द आ जाए और उसका समास विग्रह करना हो तो किस प्रकार करें। शब्द आ गया आजीवन। दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ कोई भी शब्द आए तो हमें क्या करना है, जो भी पद दिया होता है, जैसे जीवन, ठीक है, मरण, ये पद दिए हुए हैं, आ मरण, आ कंठ, तो पद के अंत में क्या करना है, हमें तक जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तक जोड़ना है। कैसे, आ गया आजीवन। क्या शब्द आया, आजीवन, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जीवन रहने तक, या हम सीधा लिख सकते हैं जीवन तक। शब्द वही रखने हैं, याद रखना है, पर्यायवाची नहीं लिखने हैं। जीवन की जगह हम जिंदगी नहीं लिख सकते, जो भी है वो इसके पर्यायवाची नहीं लिख सकते, ठीक है। जीवन का जीवन ही लिखना है और उसके बाद में जो विभक्ति चिन्ह है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो आमरण, ठीक है, तो जो पहला दिया हुआ है मरण, ये हमने लिख लिया मरण। मरण का मरण नहीं लिखना है, मृत्यु नहीं लिखना है, ठीक है। मरण का मरण लिख लिया। आग की जगह क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, तक, तो मरण तक। ये हो गया समास विग्रह। आकंठ तो कंठ तक, ठीक है। आजन्म, जन्म तक, ठीक है। आजानु बाहु, यहाँ पे देखो जानू और बाहु, तो बाहु से जानू तक। जानू का मतलब क्या होता है, घुटने। क्या होता है, घुटने, तो भुजाओं से लेकर घुटनों तक। इस प्रकार से आ उपसर्ग लगा हुआ कोई शब्द आ जाए तो क्या करना है, अंत में तक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अगला, आगे कौन सा उपसर्ग दिया हो परीक्षा में तो क्या करना है। जे परीक्षा में आ जाए बे उपसर्ग लगा हुआ कोई शब्द, नी उपसर्ग लगा हुआ शब्द, ना उपसर्ग लगा हुआ, नीर और निस, ये उपसर्ग लगे हुए कोई शब्द आ जाए तो किस प्रकार हमें समास विग्रह करना है। तो देखिए शब्द आ गया निडर। क्या आ गया, निडर। ये लगे हुए कोई भी शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है, या तो अंत में क्या करना है, रहित जोड़ना है। क्या, रहित, या प्रारंभ में क्या जोड़ना है, बिना। क्या जोड़ना है, बिना। दोस्तों या तो अंत में रहित जोड़ देते हैं या प्रारंभ में बिना जोड़ देते हैं। जैसे आ गया निडर, तो या तो लिख देते हैं बिना डर के, क्या लिख देते हैं, बिना डर के, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डर से रहित। क्या लिख सकते हैं, डर से रहित, ये भी सही है। निर्विवाद। दोस्तों अब इसका सामासिक पद, सामासिक पद किसे कहते हैं, ये जो समास किया हुआ जो शब्द बना होता है वह प्रक्रिया की हुई, उसे कहते हैं सामासिक पद और इसे कहते हैं समास विग्रह।
तो यदि आ जाए समासिक पद इस प्रकार से आ जाए बिना डर के, इसका समासिक पद बनाइए, तो क्या होगा, ये जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा देते हैं और बिना के स्थान पे क्या लगा देते हैं, निडर, नि लगा देते हैं। निर्विवाद, यहाँ पे आ गया निर, कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर, निर उपसर्ग आ गया, तो क्या करना है, या तो प्रारंभ में बिना लगा दो या अंत में रहित, तो इसका बना देंगे बिना विवाद के या विवाद से रहित। ठीक है। निश्चिंत, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आ गया, निस उपसर्ग आ गया, कौन सा, निस, तो आ गया चिंत, तो कर दो बिना चिंता के या चिंता से रहित। ठीक है। बेवजह आ गया तो क्या करना है, बे उपसर्ग आ गया तो क्या करना है, बिना वजह के, ठीक है, या वजह से रहित। ना समझ तो क्या होगा, बिना समझ के या समझ से रहित। ना पसंद, बिना पसंद के या पसंद से रहित। एक ये शब्द याद रखना है आपको, नालायक, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। इसका क्या होगा, समास विग्रह नालायक का, जो लायक नहीं, जो लायक नहीं वो होता है नालायक, ये अलग से होता है इसका ना उपसर्ग का, ये याद रखना है आपको। इसी प्रकार बेदाग, बिना दाग के, बेचैन, बिना चैन के, बेवफा, बिना वफा के, निर्विकार, बिना विकार के या विकार से रहित, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों अब देखिए, यदि यथा से बने शब्द आ जाए, यथा से बने हुए शब्द आ जाए, तो हमें क्या करना है, शब्द के अंत में क्या जोड़ना है, के अनुसार, के अनुसार लगा देना। जैसे यथागति, तो यहाँ पे आ गया तो क्या कर देना है, गति के अनुसार। ठीक है। इसी प्रकार यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा क्रम है वैसा, जैसा क्रम है वैसा, ऐसे भी इसका समास विग्रह होता है। यथार्थ, इसका हो जाएगा अर्थ के अनुसार, या क्या हो जाएगा, जैसा अर्थ है वैसा। अगला है यथा योग्य। क्या है, यथा योग्य। इसका अलग से याद रखना है, जो जितना योग्य है, जो जितना योग्य है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला है यथोचित, जो जैसा, या ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा उचित है वैसा, जैसा उचित है वैसा, या उचित के अनुसार। ये थोड़ा अलग लगता है, इसे हमें याद रखना है, जैसा उचित है वैसा। इसी प्रकार यथासंभव, संभवता के अनुसार या संभावना के अनुसार, या हम कह सकते हैं जैसा संभव है वैसा, जैसा संभव है वैसा। दोस्तों अब देखते हैं, यदि प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द आ जाए, प्रति से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, तो उसका समास विग्रह अव्ययीभाव में किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे शब्द आ गया प्रतिदिन, इस प्रकार से परीक्षा में शब्द आ जाए और उसका समास विग्रह पूछे, तो क्या करना है, प्रति से बने कोई शब्द आ जाए तो या तो उस शब्द को 2 बार लिख दो, कितनी बार, 2 बार लिख दो, या इसके आगे हर लगा दो। क्या लगा दो, हर। जैसे आ गया प्रतिदिन, तो लिख दो, या तो क्या कर सकते हैं हम, दिन दिन, या क्या लिख सकते हैं, हर दिन। क्या लिख सकते हैं, हर दिन। इसी प्रकार प्रतिवर्ष, तो या तो हम लिख सकते हैं वर्ष वर्ष, या हर वर्ष। इसी प्रकार प्रत्येक, ये किस प्रकार बना है, प्रत्येक यण संधि का उदाहरण है, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो या तो लिख सकते हैं एक एक, या हर एक, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से परीक्षा में आ जाए, एक एक का समास, समासिक पद बनाइए, हर एक का समासिक पद बनाइए,
तो क्या करना है, इसके आगे का एक के आगे का जोड़ देते हैं, प्रति जोड़ देते हैं और समासिक पद बन जाएगा प्रत्येक। प्रत्यंग ये किससे बना है, प्रति प्लस अंग। किससे बना है, प्रति प्लस अंग। तो इसका क्या हो जाएगा, अंग अंग या हर अंग। ठीक है। प्रतिपल तो हो जाएगा पल पल या हर पल। ठीक है। इसी प्रकार प्रतिशत तो हो जाएगा शत शत या हर शत। ठीक है। प्रतिक्षण तो हो जाएगा क्षण क्षण या हर क्षण। दोस्तों ये उदाहरण देखिए जो प्रति से शुरू हो रहे हैं और जो हमने पीछे देखा कि या तो क्या करना है, उनको दो बार लिख देते हैं, जैसे दिन दिन। ठीक है। या हर दिन, इस प्रकार। लेकिन ये उदाहरण इस प्रकार नहीं बनेंगे, इनको आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। जैसे शब्द आ गया प्रतिबिंब। ठीक है। इसका समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिबिंब का याद रखना है, क्या होगा, बिंब का बिंब। ये हमें पता ही है कि प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब का बिंब होता है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो याद रखना है प्रतिबिंब, बिंब का बिंब। प्रतिघात, इसका याद रखना है, घात के बदले घात, घात के बदले घात। प्रतिक्रिया, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखना है, क्रिया से प्रेरित क्रिया। क्या होगा, क्रिया से प्रेरित क्रिया। प्रतिलिपि, लिपि के समान या हम कह सकते हैं समकक्ष लिपि। लिपि के समान या लिपि के समकक्ष लिपि। प्रत्युत्तर, इसका क्या होगा, उत्तर क्या होता है, प्रत्युत्तर। प्रतिकार तो होगा कार के बदले, कार का मतलब क्या होता है, कार्य, कार के बदले कार या कार्य के बदले कार्य। ठीक है। तो ये भी आपको अलग से याद रखने हैं। दोस्तों कुछ शब्द हैं अब पुनरावृत्ति वाले। कौन से शब्द हैं, पुनरावृत्ति वाले। ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से पुनरावृत्ति वाले शब्द याद रखना है। किस प्रकार करने हैं, मारा मारी शब्द आ गया, मारा मारी का समास विग्रह कीजिए। तो इसका समास विग्रह होगा मार के बाद मार। याद रखना है। इस प्रकार के और भी उदाहरण आपको ढूंढने हैं, सभी उदाहरण पढ़ने हैं किताबों से। मैं मुख्य जो उदाहरण है वो बता रहा हूँ। हाथों हाथ तो होगा हाथ ही हाथ में। ठीक है। एक का एक, इसका होगा एक के बाद एक। घड़ी घड़ी, इसका होगा घड़ी के बाद घड़ी। भागम भाग, इसका होगा भागने के बाद भागना। ठीक है। बीचों बीच, या तो होगा बीच ही बीच में। बीचों बीच का दो प्रकार से बनता है, या तो बीचों बीच का होगा बीच ही बीच में, या बीच के ही बीच में, या बीच के भी बीच में। बीच के भी बीच में, बीच के भी बीच में। इस प्रकार से ये पुनरावृत्ति वाले शब्द थे। दोस्तों समास विग्रह की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट कुछ शब्द हैं जो बचे हुए हैं अव्ययी भाव समास के, वो देख लेना। अन्य महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो है, एक शब्द है मरणोपरांत। मरणोपरांत, तो इसका होगा मरण के उपरांत। याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है, मरण के उपरांत। परिवार, सहपरिवार आ गया, तो इसको क्या करना है, परिवार के सहित। क्या होगा, परिवार के सहित। मरणोपरांत, मरण के उपरांत, सहपरिवार, परिवार के सहित। ठीक है। बाइज्जत, इसका होगा इज्जत के साथ या इज्जत के सहित। निर्देशानुसार, तो इसका हो जाएगा
निर्देश के अनुसार। ठीक है। अनुमान, मान के अनुसार। क्या होगा? मान के अनुसार। भरपेट, इसका होगा पेट भरकर। क्या होगा? पेट भरकर। जीवन भर तो पूरे जीवन। निकम्मा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम न करने वाला। काम न करने वाला क्या होता है? निकम्मा। अनुदान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका होगा दान की तरह। दान की तरह ही एक दान होता है, उसे कहते हैं अनुदान। इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द थे अव्ययी भाव समास के, किस प्रकार से समास विग्रह करना है और समास विग्रह का किस प्रकार से सामासिक पद बनाना है, वो थे मुख्य उदाहरण अव्ययी भाव समास से। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लेना और टेलीग्राम पे जो ग्रुप है अपने कलम अपने आवाज नाम से, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको किसी भी तरह की PDF आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली